स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स हेराल्ड। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। ये आपका लेक्चर नंबर 7 क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, जो कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि वर्क डन किस प्रकार से निकाला जाता है अगर कोई डायपोल, ठीक है, अगर कोई डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। साथ ही साथ वर्क डन निकालने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर एसोसिएट किए थे पोटेंशियल एनर्जी से, कि हाउ पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। ठीक है, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये वर्क डन के ही बराबर होता है। किसी भी सिस्टम को फॉर्म करने में जितना वर्क की आवश्यकता होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो कि लास्ट क्लास का हमारा ये कंक्लूजन था। ठीक है, वहां पर एक चीज आया था, टॉर्क का डिस्कशन किया गया था। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आज मैं आपको टॉर्क के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आज मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बताऊंगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी बताऊंगा कि ये क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। ठीक है, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे वर्क डन पे, यानी वर्क डन या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर करेंगे। देखिए कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो नए नए जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि अगर आप लेक्चर को रेगुलर नहीं देखते हैं, रेगुलर का मतलब ये हुआ कि जैसे क्लास ये 12th का आप लेक्चर देखना स्टार्ट किए तो आप क्या कीजिए कि लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 से आप देखना स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी। फिजिक्स के साथ कुछ ऐसा है ना, एक संजोग जो है बन जाता है कि अगर आप बीच से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और ये तो श्योर है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा फिजिक्स। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू यहाँ पर देखें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, ये जो लास्ट क्लास हम लोग किए थे कि वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन की आवश्यकता होती है। तो देखिए अगर आपका कोई डायपोल है जिसको थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करते हैं, मतलब यहाँ पे समझिए कि एक देखिए यहाँ पर ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। हम थोड़ा पेन जो है दूसरा यूज करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। ठीक है, ये देखिए, चलिए यहाँ पर ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डायपोल हमारा ऐसे रखा हुआ है पहले, तो ये कितना एंगल पे रखा हुआ है, थीटा 1 एंगल पे रखा हुआ है ये, और उसको आप घुमा के क्या कर दिए हैं, ऐसे कर दिए हैं, मतलब ये अब इस पोजीशन पे आ गया है। तो ऐसे घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इतना वर्क डन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर P क्या है, P है आपका डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल का क्या है, डायपोल मोमेंट है, और E क्या है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है ये है, और जो थीटा है यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 ये आपको डायपोल मोमेंट का एंगल है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, दैट इज ये है हमारा वर्क डन। और देखिए आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम के पास जो वर्क डन होता है वही उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इट इज इक्वल टू द वर्क डन टू रोटेट रेफरेंस, ठीक है ना, टू इतना प्रेजेंट पोजीशन। ठीक है, यानी कि रेफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक मूव करवाने में जितना वर्क की आवश्यकता होती है दैट इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जो कि पोटेंशियल एनर्जी के लास्ट 2 लेक्चर है ना उसमें बहुत डिटेल से और रुक के डिस्कस किए थे यहाँ पर। ये तो एकमात्र रिवीजन स्लाइड है आपका ये। ठीक है, इतना रिवीजन है कि जो लास्ट क्लास आप लोग पढ़े हुए थे 2 क्लास, उसको हम रिवाइज करवा दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए थीटा 1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। वेल नॉन यहाँ पर फैक्ट है कि जो रेफरेंस पोजीशन होता है इन केस ऑफ डायपोल ये उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे होता है, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर cos 90 माइनस कॉस थीटा, अब ये प्रेजेंट पोजीशन थीटा पे है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इज ये इसका होता है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डायपोल के पास। ठीक है, आप इसमें स्टार मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जो है दिल्ली 2014 सीबीएसई में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये टॉर्क पर भी बेस्ड है जो अभी आपको हम बताने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में, लेक्चर नंबर सॉरी जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हम बता चुके हैं, बट फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पर बता देते हैं आपको। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन से, देखिए यहाँ पर समझिए कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर when placed with its axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field experience a torque of 4√3 न्यूटन मीटर। क्या करा है क्वेश्चन, पहले समझना है आपको। कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर दे रखा है, डायपोल का लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए लिख लिया हम लोग
डायपोल का सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में बदल लिया, ठीक है। डायपोल का लेंथ हम लोग हमेशा 12 के केस 12 करके लेते हैं, एल नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डायपोल है, ये माइनस चार्ज है और ये वाला प्लस चार्ज है, तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग 12 लेते हैं, क्योंकि ये सेंटर इसका हो गया, इधर एल हो गया और इधर एल हो गया, तो ये दे रखा है, ठीक है। देखिए आगे क्या करा है, कह रहा है कि इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो डायपोल का एक्सिस है ये वाला, ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है? ये बनाता है आपका 60 डिग्री का, मतलब थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर, और इस कंडीशन में टॉर्क कितना वो जनरेट करता है? 4√3 न्यूटन मीटर करता है। ये चीजें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इफ इट हैज चार्ज प्लस माइनस 8 नैनो कूलम, ठीक है। प्लस माइनस 8 नैनो कूलम का ये मतलब हुआ कि एक डायपोल होता है तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो ये है माइनस 8 नैनो कूलम और ये है प्लस 8 नैनो कूलम, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा, मतलब टॉर्क दे रखा है और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे सिंपल है कि अगर टॉर्क दे रखा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टॉर्क का वैल्यू होता है पीई साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। अभी आप यहाँ पर, ठीक है, इस पीई साइन थीटा को मान ले, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी तुरंत इसी लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो याद आएगा पीई साइन थीटा इक्वल टू 4√3। अब यहाँ पर देखिए पी का वैल्यू किसके बराबर है, ये ऐसा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्यू इंटू 12 नहीं लिखेंगे, मान लेते यहाँ पर पी ही लिख रहे हैं अभी, ठीक है, पी। तो कितना आ जाएगा, पीई साइन थीटा इक्वल टू 4√3। तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√3 बाय साइन थीटा। पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4√3 बाय साइन थीटा, ये यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। देखिए टॉर्क होता है पी साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी कॉस थीटा। आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, यहाँ से देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये चीज। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4√3, और ये आ गया, ठीक है, पीई, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है, माइनस का माइनस और पीई के जगह पे हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं 4√3 बाय साइन थीटा, ये पीई के जगह पे, तो 4√3 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे -4√3 और देखिए यहाँ पर ये क्या है, कॉस बाई साइन, यानी कि कितना आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये टेन थीटा नहीं लिखा गया, ये ऐसे कट कर दिया गया, कॉट थीटा। अब ये कितना आ जाएगा, -4√3 इंटू कॉट 60, क्योंकि थीटा यहाँ पे 60 दे रखा है। अब ये -4√3 और ये cos 60 का वैल्यू 1/√3, ये √3 से √3 कैंसिल, यानी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा -4 जूल, दैट इज, ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी और साथ ही साथ टॉर्क दोनों मिला के क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसको सोल्व करेंगे। कैलकुलेट द, पहले क्वेश्चन को समझिए यहाँ पर, ठीक है। जब देखिए जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना ये फिजिक्स में, तब तक आप लोगों का जो है सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं चले क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या निकालना है आपको, वर्क डन निकालना है, ठीक है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए क्या निकालना है सर, तो ये वर्क डन निकालना है हमको। चलिए अब कह रहा है इन टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक डायपोल को टर्न करने में, ठीक है, एक डायपोल को मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और यहीं पे रखा हुआ है आपके पास एक डायपोल, ये वाला डायपोल है आपके पास, इसको टर्न करना है, ठीक है, घुमाना है। कहां से कहां तक घुमाना है, डायपोल मोमेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, कहां से कहां घुमाना है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से लेकर स्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाना है। तो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो इतना दे रखा है, मतलब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और पूछ रहा है कि वर्क कितना होगा और साथ ही साथ घुमाना कहां से कहां है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाना है। अब यहाँ पर ये फॉर्म 2011 में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या डिसाइड करना है, आपको देखिए वर्क डन जब निकालना होता है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है पीई cos θ1 माइनस cos θ2, अभी बताए हैं। वर्क का क्या होता है, पीई cos, हम अगर लिखना चाहे तो cos θ1 माइनस cos θ2। तो अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है और आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो P है ना, डायपोल मोमेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन,
P आपको नहीं दे रखा है, ठीक है, ये नहीं दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर P भी देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आंसर अभी देखते हैं हम लोग। डायपोल मोमेंट यहाँ पर P देना चाहिए, ठीक है। डायपोल मोमेंट का वैल्यू P है, तो ये इतना है, दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अब cos θ1 से cos θ2 यानी θ1 कितना है, θ2 कितना है, इसके लिए डायरेक्ट ना देके ये दे रखा है। देखिए θ1 कितना होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे जितना होता है उतना ही θ1 होगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे जो होता है वो होगा θ2, ये दे रखा है। तो अब आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसका, ठीक है। पहली चीज है, तो ये चीज हम लोग समझ लेंगे। एक बात यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन कर ही लेते हैं ये जान के, ठीक है। उसके आगे हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक मिनट, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन है इसका कि फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंगल क्या होना चाहिए, θ1 180 डिग्री होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो P और E के बीच का एंगल होता है, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो P और E के बीच का एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है, जो इसको हम लोग θ1 बोलते हैं। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में कितना होता है, 0 डिग्री होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी हम इस स्लाइड के बाद आपको बताएंगे कैसे 180 और कैसे θ2 होता है। अभी के लिए यही रखिए। तो अब देखिए वर्क डन क्या होगा, P cos θ1 माइनस θ2। अब P का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻⁻8। ये कहाँ से लाए हैं P, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। हो सकता है कि, एक मिनट, एक बार हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं। और 10⁹ डायपोल मोमेंट, हाँ देखिए यहाँ पर जो है ना, एक चीज है कि ये डायपोल मोमेंट का वैल्यू यहाँ पर दिया गया होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन लिखते समय हो सकता है कि बाय मिस्टेक छूट गया होगा, तो आप लोग इसको मेंशन कर लेंगे कि डायपोल मोमेंट यहाँ पर दे रखा है। ये चीज, तो ये क्या दे रखा है, सॉरी, डायपोल मोमेंट ये 3 × 10⁻8, और ये E का वैल्यू कितना दे रखा है, 10⁻3। अब θ1 यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में cos 180 और स्टेबल में θ2 0। अब इसको सोल्व करेंगे। cos 180 का वैल्यू होता है -1, cos 0 का वैल्यू होता है +1। सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा -6 × 10⁻5 जूल। इतना ही वर्क डन की आवश्यकता होगी। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, और जो कि पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और साथ ही साथ टॉर्क क्या होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। पहले देखिए टॉर्क को समझने के लिए यहाँ पर ये समझना होगा, डायपोल पर टॉर्क को समझने के लिए टॉर्क आखिर होता क्या है। देखिए टॉर्क जो होता है ना, किसी भी बॉडी पर रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट करता है। जैसे कि आपके पास कोई अगर एक बॉडी है, इस बॉडी पर अगर ट्रांसलेटरी इफेक्ट जनरेट करना हो, यानी कि इसको किसी रास्ते पर, पाथ पे मूव करवाना हो, तब आप क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इसको घुमाना चाहते हैं, ऐसे नचाना चाहते हैं, तो क्या अप्लाई करेंगे, तब आप टॉर्क अप्लाई करेंगे, ठीक है। तब आप क्या अप्लाई करेंगे, टॉर्क अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए सर, टॉर्क एक वैसा फैक्टर है, टॉर्क एक वैसा कारण है जिसके वजह से कोई भी पार्टिकल रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि डायपोल जो है उस पर टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, कहाँ पर, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर कितना टॉर्क लगेगा, ये चीज हम लोगों को यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर समझिए इन चीजों को। एक मिनट, हाँ ये देखिए, यहाँ पे समझिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, जो कि आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। एक डायपोल है, ये चीज, ये डायपोल रखा हुआ है, ये डायपोल है। इस ये चार्ज है +q और ये वाला चार्ज है -q, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, डायपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, ठीक है। अब ये जो डायपोल रखा गया है ना, वो थीटा एंगल पे रखा गया है, इसके साथ, किसके साथ, E के साथ। ये एंगल कितना है, ये भी थीटा है, सब थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ये चीज। अब देखेंगे डायपोल में क्या है, दो चार्ज है, एक ये चार्ज है और एक वाला ये चार्ज है, ये चार्ज। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा बताइए। तो देखिए अगर कोई चार्ज कहीं पर Q होता है और उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में हम लोग रखते हैं, तब उस पर फोर्स लगता है F = QE। F = कितना लगता है, आपका लगता है QE के बराबर। तो यहाँ Q × E, यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, तो उधर ही फोर्स लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चीज आ गया QE। और इस पर क्या लगेगा, -q है, तो इसका भी फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन इतना ही लगेगा। अब यहाँ पर आप सोचिए प्रैक्टिकली कि अगर कोई यहाँ पर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
और एक पर्सन ऐसे इधर से खींच रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या रोटेट करना स्टार्ट कर देगा? बिल्कुल होगा सर, ऐसे करके ये घूमना स्टार्ट कर देगा, है ना, ऐसे करके ये घूमना स्टार्ट कर देगा। मतलब इस पर क्या जनरेट हो गया है? इस पर हो गया है आपका टॉर्क जनरेट हो गया। समझ में आई ये चीजें? हाँ, ये बिल्कुल आसान है। अब जब ये समझ में आपको आ गया कि यहाँ पर टॉर्क लगना स्टार्ट होगा, तब आप कैलकुलेट कीजिए कि टॉर्क अब होगा कितना। अगर रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना, ये रोटेट कर रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये रोटेट कर रहा है, तो जब ये रोटेट कर रहा है तब आप टॉर्क निकालेंगे, क्योंकि सर देखिए रोटेशन जब हो रहा है इसका मतलब टॉर्क होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए टॉर्क किसकी वजह से हो रहा है? तो एक सर क्यूई की वजह से हो रहा है ये चीज, और ये इन दोनों की वजह से हो रहा है टॉर्क। और दोनों फोर्स का वैल्यू क्या है? सेम है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ये इधर है और ये इधर है। तो इस तरह का जो फोर्स किसी भी बॉडी पे अगर लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कपल। इसको क्या बोलते हैं? कपल फोर्स बोलते हैं, मतलब जोड़ी वाला फोर्स बोलते हैं। और उसकी वजह से जो टॉर्क होता है किसी डायपोल पर, ठीक है, कपल फोर्स क्यूई की वजह से, इसका फॉर्मूला होता है कि फोर्स दोनों में से कोई एक फोर्स लिख दीजिए और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दीजिए, ठीक है, दोनों के बीच का। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा इसके बीच का, ये बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो लेंथ है ना, एक इरेज कर देते हैं, 1 मिनट, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा फिर से ये चीज। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो डायपोल का लेंथ है, ये है आपका 12, ये वाला 12 है, और ये एंगल है थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 12 साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? टॉर्क इक्वल टू क्यूई, जो कि फोर्स लिखेंगे आप, दोनों में से कोई एक फोर्स क्यूई, और डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 साइन थीटा, दैट इज, यही आपका टॉर्क हो गया। अब यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए। देखिए क्यू इंटू 12 को एक साथ लिख रहे हैं, क्यू और 12 को आप हम लोग एक साथ लिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या आ गया? ई साइन थीटा। क्यू इंटू 12 यानी कि एक चार्ज और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका मल्टीप्लाई पी के बराबर होता है। पी यानी कि डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? अब देखिए पी लिख देंगे, पी ई साइन थीटा, दैट इज द टॉर्क का ये फॉर्मूला हो गया। तो टॉर्क जो होता है वो पी ई साइन थीटा के बराबर होता है। और अगर आप वेक्टर से थोड़ा जाएंगे, देखिए ए क्रॉस भी होता है ए बी साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा? पी क्रॉस ई के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ा पीछे चले यहाँ पर, और ये जो इस क्वेश्चन पे थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन पे जहां हम लोग टॉर्क के जगह पे यूज किए थे, ठीक है, ये चीज, हाँ, ये टॉर्क के जगह पे हम लोग यूज किए थे ना पीई साइन थीटा। यहाँ पे एक इरेज कर देते हैं, आपको दिखाई देगा अच्छे से। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग यूज किए थे टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, यही से यूज किए थे, जो कि रिजल्ट अब आप लोगों के सामने है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना इसका वैल्यू आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यही आपका टॉर्क। अब देखिए यहाँ पर, मतलब टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा? एक तो पी पे डिपेंड करेगा, दूसरा ई पे डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ थीटा पर भी करेगा। तो अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री है, तब क्या हो जाएगा? पीई साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 1, सॉरी 0, तो देयरफॉर टॉर्क भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर थीटा 0 है तो टॉर्क भी 0 है, और अगर थीटा 180 है तब भी टॉर्क 0 है, ठीक है, तब भी टॉर्क कितना है? 0 है। तो अगर थीटा 0 डिग्री होता है तब टॉर्क 0 होता है, इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। और अगर थीटा 180 होता है तब भी टॉर्क 0 होता है, इसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। अब एक चीज आपको समझना है कि सर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस पर नेट फोर्स भी 0 लगे और साथ ही साथ टॉर्क भी 0 लगे। तो यहाँ पर देखिए, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान देंगे, जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल को रखते हैं तो फोर्स हमेशा 0 लगता है, फोर्स ऑलवेज 0 लगता है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि फील्ड क्या हो? यूनिफॉर्म हो, ठीक है, ये चीज। लेकिन अब आपको अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो फोर्स और टॉर्क दोनों 0 होना पड़ेगा। तो टॉर्क तो दो कंडीशन में 0 है, एक तो है 0 डिग्री पे और एक है 180 पे। तो देखिए जब 0 डिग्री होगा ना तब उसको स्टेबल हम लोग बोलेंगे। यहाँ पर देखिए फोर्स ऑन डायपोल कि जो यूनिफॉर्म फील्ड होता है इसमें 0 होता है फोर्स, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में 0 होता है, और नॉन यूनिफॉर्म में होता है पी डी ई बाई डी एक्स। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होना चाहिए? फोर्स भी 0 होना चाहिए और टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तो फोर्स तो ऑटोमेटिकली इसमें 0 होता है, तो टॉर्क 0 होने का दो कंडीशन है, एक 0 डिग्री और एक है 180 डिग्री।
तो देखिए जब टॉर्क 0 डिग्री होगा तब स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और टॉर्क जब 180 होगा तब उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यही चीज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 नंबर में हम लोग यूज किए थे इसका कंसेप्ट, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, कितना ये किया था, टॉर्क से पूछा गया था, फिर उसका जो कंसेप्ट है अंदर का उससे पूछा गया था कि अगर आपको थीटा 1 थीटा 2 नहीं पता चलेगा तो फिर नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स में कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, जो भी चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो दूसरों तक शेयर कर दिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और ये बताइए कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। अगर आपकी कोई डिमांड है कि किसी भी तरह का लेक्चर लाओ तब भी आप मुझे यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है, मैं लेक्चर लेके आ जाया करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।